कल हमने बात किए थे डिसजंक्शन की। पहले हमने लिखे थे कंजंक्शन, उसके बाद हमने क्या लिखे थे डिसजंक्शन। कंजंक्शन का स्टेटमेंट क्या था? When all the statements are true, then the truth value will be true, otherwise false. और disjunction क्या कहता है? One of the statement is true, then the truth value will be true. मतलब दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू उसकी क्या आएगी? ट्रू आएगी। तो कल हमने उसका 2x2 का एग्जांपल देखे थे, आज 3x3 का ट्रूथ टेबल देख लेते हैं उसका। उसके लिए अगर मैंने मुद्दे के 3 इनपुट्स है और कितने आएंगे? टोटल 8 इनपुट आने वाले। अगर 3 स्टेटमेंट है तो उसके इनपुट कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। अगर हमारे पास में 3 इनपुट्स है तो उसके इनपुट कितने आने वाले? सॉरी 3 इनपुट नहीं 3 स्टेटमेंट बोलेंगे। अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट है तो उसके कितने 8 इनपुट्स आने वाले हैं। अब 3 स्टेटमेंट है मतलब 3 सिंबल यूज करना पड़ेगा। तो P Q R तो ले लेते हैं हम लोग 3 सिंबल्स P Q एंड R। पहले उसके इनपुट्स मुझे बताना पड़ेगा। भाई बताना टोटल 8 है, पहले उसका हाफ कर लो, मतलब 4 ट्रू और 4 फॉल्स। 1 2 3 4 और 1 2 3 4। फिर इसके और हाफ कर लो, 4 के हाफ 2 आ जाएंगे, तो 2 ट्रू और 2 फॉल्स। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 2 के और हाफ कर लो, एक ट्रू और एक क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। मतलब अगर आपको ये टेक्निक पता है तो आप कितना भी बड़ा ट्रूथ टेबल बना सकते हो। मतलब स्टेटमेंट 4 भी आ जाए तो 2 to the power 4 मतलब कितना हो जाएगा? 16। उसका भी आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो। मतलब 16 इनपुट्स रहेंगे तो 16 को क्या करोगे? हाफ करोगे तो 8 ट्रू 8 फॉल्स। फिर 8 के और हाफ करोगे 4 ट्रू 4 फॉल्स। उसके और हाफ करोगे 2 ट्रू 2 फॉल्स और उसके हाफ करोगे 1 ट्रू 1 फॉल्स। हो गए 4 कॉलम बन जाएंगे आपके। समझ में आ रहा है? ये टेक्निक आपको अगर आती है तो आप कितने भी स्टेटमेंट्स के हिसाब से आप उसके सिंबल्स के ट्रूथ टेबल बना सकते हो। ठीक है ना? समझ में आई? अब मुझे इसका क्या करना है? मुझे इसका करना है कंजंक्शन, सॉरी डिसजंक्शन। या हम लोग दोनों एक साथ करना तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसका करते हैं हम लोग P Q एंड R। इसका क्या करना है? डिसजंक्शन। तो पहले अगर हमको किसी भी स्टेटमेंट किसी भी सिंबल्स का अगर डिसजंक्शन बताना है तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा? भैया हमने क्या बोले थे कि कोई भी अगर एक ट्रू है तो हमें ट्रूथ वैल्यू क्या मिल जाएगी? ट्रू मिल जाएगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये तो पूरे ही ट्रू है, देखने की जरूरत नहीं। इसमें से एक 2 ट्रू है, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा। जहां ट्रू दिख गया मुझे वहां पर मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। मतलब सिर्फ एक ही आपका क्या रहेगा? फॉल्स आएगा, बाकी सब क्या रहेंगे आपके? ट्रू ही रहेंगे। समझ में आया? इसके साथ साथ मैं साइमल्टेनियसली में अगर बात करूं तो अगर मैं इसका कंजंक्शन भी करता हूं ये हम देख चुके हैं। वापस रिवाइज करने के लिए मैंने इसका एक्स्ट्रा ले लिया मैंने कि मुझे PQR का क्या बताना है? कंजंक्शन क्या रहेगा। तो जब अगर मुझे कंजंक्शन बताना होगा तो मुझे क्या याद रखना है? भैया कंजंक्शन में ट्रू वैल्यू ट्रू कब मिलती है? जब सभी स्टेटमेंट क्या रहते हैं? ट्रू रहते हैं। तो ठीक है, इसमें सभी स्टेटमेंट ट्रू वाले कौन से हैं? ये दिख रहे हैं मुझे। बाकी हर इसमें ट्रू फॉल्स इतना मतलब सभी के सभी क्या रहेंगे? मेरे फॉल्स रहेंगे। दोनों क्लियर हुए? कंजंक्शन कैसा रहेगा और डिसजंक्शन कैसा रहेगा? पक्का? पहले लिख लो। ये कंजंक्शन है सर जो कल है। तो कंजंक्शन पे सॉरी डिसजंक्शन पे एग्जांपल ले लेते हैं जैसे हमने कंजंक्शन पे लिए थे। एग्जांपल अगर मैं बोलूं
और all cows are black। और आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बराबर। तो सबसे पहले आपने जैसे हमने कंजंक्शन में बात की थी कि पहले स्टेटमेंट को हम लोग सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। भैया यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं मुझे, तो पहले दोनों को अलग अलग हम लोग सिंबल्स डिनोट कर देते हैं। तो करेंगे लेट पी, हमेशा स्मॉल अल्फाबेट टी यूज करना है आपको, ठीक है ना। लेट पी क्या बोल दूं, ऑल फ्लावर्स आर रेड। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, ऑल काउज आर ब्लैक। तो ऑल काउज आर ब्लैक, ये दो स्टेटमेंट हो गए। और इन दो स्टेटमेंट को जॉइंट कंबाइन कौन कर रहा है, और। तो यहां पर ये जो और है ये क्या हुआ आपका लॉजिकल कनेक्टिव्स, बराबर है। ये क्या हुआ आपका लॉजिकल कनेक्टिव। जहां पे और आता है तो हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक में इसको कहते हैं डिसजंक्शन, बराबर है। तो यहाँ पे हमको इसकी ट्रूथ वैल्यू भी बताना है और इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी बताना है। तो ऑल फ्लावर्स आर रेड, सभी फ्लावर रेड हो सकते हैं ना। एक बगीचे में सभी फ्लावर्स रेड हो सकते हैं, तो मैं इसको ट्रू बोल सकता हूँ। मैं बोल दूंगा द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज कैपिटल T। मतलब इस P वाले स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी आपकी, ट्रू रहेगी। और ये भी है कि सभी काउस ब्लैक हो सकते हैं ना। एंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q इज कैपिटल T, ठीक है। ये भी हो गया। अब हमको इसका सिंबॉलिक फॉर्म बताना है। तो हमको समझ में यहाँ पे और आ रहा है, मतलब डिस्जंक्शन की बात कर रहा है वो। तो द सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या रहेगा, P डिस्जंक्शन Q। और अगर मुझे इसका ट्रूथ टेबल बनाना है तो वो भी बना सकता हूँ। कितने स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, दो। तो इनपुट कितने आएंगे, 4 टू द पावर 2, 4 इनपुट्स आएंगे। तो ये रहेगा आपका P और Q। और इसके हिसाब से जो इनपुट्स आने वाले हैं ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, बराबर है। और मुझे इसमें क्या बताना है, P डिसजंक्शन Q। तो वापस अगर मुझे P डिसजंक्शन Q अगर बताना है तो मुझे स्टेटमेंट क्या याद रखना है कि वन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इज ट्रू एंड द ट्रूथ वैल्यू विल बी ट्रू। मतलब दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो मुझे ट्रूथ वैल्यू ट्रू मिलेगी। मतलब ये भी ट्रू रहेगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये रहेगा आपका फॉल्स। दैट्स इट। मतलब इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या कवर कर लिए। इसमें हमने ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी इसकी ये कवर कर लिए। इस स्टेटमेंट में हमने इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा ये बता दिए। और इस क्वेश्चन में हमने इसका ट्रूथ टेबल भी बता दिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल। समझ में आ गया बेटा, नोट डाउन कर लो। तो हमने अब तक दो लॉजिकल वैल्यूज देख लिए, एक था कंजंक्शन, दूसरा था डिसजंक्शन। अभी हम तीसरा देख रहे हैं, दैट इज इंप्लीकेशन। या फिर इसी को कहते हैं हम लोग कंडीशनल। ठीक है, इंप्लीकेशन नाम हमने मैथमेटिकल लॉजिक में दिया हुआ है।
इंग्लिश स्टेटमेंट के हिसाब से ये आता है, ये कौन से स्टेटमेंट रहते हैं? इफ देन वाले। ये स्टेटमेंट कैसे रहते हैं? इफ देन। समझ में आ रहा है? और इसका सिंबल कैसा था आपका? सिंगल एरो, वन साइडेड एरो। जैसे हमने मैट्रिक्स में देखे थे चेंज टू, इसको हम लोग चेंज टू कहते थे, बराबर है? तो इसमें कैसा रहेगा? अब ध्यान देना, ये है इफ देन वाले स्टेटमेंट्स। इफ देन वाले स्टेटमेंट्स मतलब ये कंडीशन इसलिए बोला गया है कि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए उसको कंडीशनल कहा गया है। पहले जो कंडीशन रहेगी वो ट्रू, उसके हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट उसका ट्रू होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने बोल दिया इफ आई स्टडी हार्ड देन आई विल गेट सक्सेस। भैया सक्सेस तभी मिलेगा जब मैं स्टडी करूंगा। ऐसा तो नहीं होगा इफ आई स्टडी हार्ड देन आई विल गेट फेलियर। ऐसा होगा क्या? नहीं। मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है ये पहले स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा। पहला स्टेटमेंट जैसे रहेगा उसके अकॉर्डिंगली सेकंड स्टेटमेंट ही बनेगा, उसका उल्टा नहीं बनेगा कभी, उसके हिसाब से चलेगा वो। समझ में आ रहा है? पक्का? तो इसमें कैसा रहेगा? तो कंजंक्शन और डिसजंक्शन में हमने बोले कि भैया स्टेटमेंट ट्रू कब मिलेगा, हम लोग ट्रू की बात कर रहे थे ना। यहां पे क्या याद रखना है कि स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा। अब स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा तो आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला? मैंने बोल दिया इफ आई स्टडी हार्ड देन आई विल फेलियर। मतलब ये कैसा हो गया? उल्टा हो गया। मतलब ये बोले यार ये गलत है। जब वो बंदा पढ़ाई कर रहा है वो फेलियर पे कैसे जाएगा? समझ में आ रही बात? तो इसमें हम जो बात करेंगे आउटपुट की, इसमें हम लोग ट्रू की बात ना करके हम लोग फॉल्स की बात करेंगे। समझ में आ रहा है? उल्टा मान के चलेंगे। तो अगर पहली कंडीशन अगर हार्ड वर्क की है तो दूसरी कंडीशन तो सक्सेस की होनी ही चाहिए, बराबर है? लेकिन ये क्या बोल रहा है भैया? पहली कंडीशन तुम्हारी हार्ड वर्क किया और तुम बोल रहे हो फेलियर। दैट इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? फॉल्स मिलेगा। आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? फॉल्स। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ फर्स्ट स्टेटमेंट is true and second statement is false, then truth value will be क्या आएगी? false। मैंने क्या बोला? पहला स्टेटमेंट ट्रू है, मैंने स्टडी किया, और मैं बोल रहा हूँ सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, मतलब मैं फेलियर हो गया। यार ऐसा हो ही नहीं सकता ना, मतलब ये तो गलत है ना। ऐसा होगा क्या कभी? ऐसा नहीं होगा। वो वही बोल रहा है कि अगर आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है और उसके अकॉर्डिंग दूसरा स्टेटमेंट नहीं बैठ रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो आपका ट्रूथ वैल्यू क्या बनेगा? आपका फॉल्स बनेगा। अदरवाइज ट्रू। समझ में आ रही बात कुछ? पक्का? तो ये स्टेटमेंट लिखा मैंने अपने दो स्टेटमेंट्स का ट्रूथ टेबल बनाता हूं पहले, तो ठीक है। ये आपका P है और ये आपका Q है। इसके हिसाब से दो स्टेटमेंट लिया, मतलब कितने इनपुट्स आने वाले हैं? 4 टू द पावर 2। 4 इनपुट्स आएंगे इसके, वो 4 इनपुट्स क्या रहेंगे? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ओके, अब मुझे बोलना है P implies Q। P implies Q मतलब समझ में आ गया? यहाँ पर सिंबल लिखा मैंने, मुझे भैया ये बोल रहा है वो इफ देन वाले स्टेटमेंट्स है, और अगर इफ देन वाले स्टेटमेंट्स है तो मुझे क्या याद रखना है कि भैया पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी अगर फॉल्स है तो मुझे फॉल्स मिलेगा। याद रखना ये बात, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स।
तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, इसके हिसाब से ये पहला स्टेटमेंट हुआ और ये दूसरा हुआ। तो इसमें मुझे चेक करना है कि ये ऐसा कौन सा है जिसमें पहला ट्रू मिल रहा है और दूसरा फॉल्स मिल रहा है। यार ये वाला है, बराबर है क्या? तो अगर ये वाला स्टेटमेंट है तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, फॉल्स। बाकी देखने की जरूरत नहीं है। फॉल्स और ट्रू जो नीचे वाला है उसमें कुछ नहीं है ना। मैंने पहले ही बोला पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, मतलब फॉल्स। दूसरा हर इसमें हो गया, हर इसमें हो गया। हर इसमें मतलब जैसे अब इसमें देखें तो सामने ट्रू रहेगा और पीछे फॉल्स। यस, पहला स्टेटमेंट ट्रू ही होना चाहिए। अब बहुत बार कैसा होता है कि मान लो पहला स्टेटमेंट क्यू है, आगे हम पढ़ेंगे कि उसने ऐसा बोल दिया क्यू इंप्लाइज पी। इसका ट्रूथ टेबल बताओ मुझे क्या होगा। इसने अगर ऐसा बोल दिया क्यू इंप्लाइज पी, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि पहला स्टेटमेंट कौन सा है, क्यू है, और दूसरा स्टेटमेंट कौन सा है, पी है। तो मुझे भैया क्यू वाला टेबल पहले देखना पड़ेगा, ये फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, और पी वाला आपका सेकंड स्टेटमेंट है। तो सर हाथ से उसको मुझे इधर से देखना पड़ेगा भैया, इसमें ट्रू और फॉल्स कौन सा है, ये दिख रहा है मुझे, समझ में आ रहा है क्या? तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये पहला ट्रू और दूसरा क्या हुआ, फॉल्स। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। अदरवाइज क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखना कि इम्प्लीकेशन में फॉल्स होगा ना नीचे वाला। कैसे, ये दोनों ट्रू फॉल्स दिख रहे हैं। अरे हाँ, ये तो इसका पी प्लस क्यू का लेके आउटपुट हुआ है, ये हमारे इनपुट। हाँ इनको देखना है ना, तो ये क्यू में ये क्यू है और ये पी है, ये पहला स्टेटमेंट हुआ और ये दूसरा, क्योंकि लिखा ही वैसा हूं मैंने, क्यू इंप्लाइज पी, मतलब ये पहला स्टेटमेंट हुआ और ये दूसरा स्टेटमेंट हुआ। उसके अकॉर्डिंगली मुझे देखना पड़ेगा क्यू मतलब ये इस टेबल में ट्रू और इस टेबल में फॉल्स कहां मिल रहा है, ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। तो आपको क्या मिलेगा, आपको फॉल्स मिलेगा। बात समझ में आई? ठीक है, पहले इतना लिख लो। क्वेश्चन देखते हैं इसका हम लोग थोड़ा सा। इफ ट्रायंगल एबीसी is right angle at B, then angle A, measure angle A plus measure angle B C is equals to 90 degree। अब बोला क्या उसने, जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है इसको सिंबॉलिकली बताओ और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी ये भी बताओ, बराबर है? तो मुझे बताओ आप लोग, अगर मैं स्टेटमेंट देखूं तो क्या लिखा हुआ है कि अगर ट्रायंगल एबीसी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब ऐसा कुछ होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब इसका एंगल कितना होता है, 90 का होता है, बराबर है? और उसमें बोला एट बी 90 एंगल कहां पे बन रहा है, बी में बन रहा है, मतलब नो डाउट ये ए होगा और ये सी होगा। तो देन मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 होगा क्या? अगर वो बोल रहा है 90 है तो मेजर एंगल ए मेजर एंगल सी को कंबाइन करोगे तो 90 बनेगा क्या? यस, क्योंकि हमको पता है ट्रायंगल का जो एडिशन रहेगा वो टोटल 180 हो जाएगा, होता है, मतलब ये स्टेटमेंट बराबर है। मतलब पहली कंडीशन इफ की कंफर्टेबल है दूसरे के साथ में, बराबर है? तो हम लोग इसको कैसे बताएंगे, मैथमेटिकल लॉजिक में पहले हम लोग स्टेटमेंट को सिंबल्स डिनोट कर देंगे कि लेट पी, कि हम ये बोलेंगे ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। इफ नहीं लिखूंगा मैं यहां, बराबर है? ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल
90, इसको क्या मान लेते हैं Q। मैं बोलूंगा मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन दो स्टेटमेंट्स को किसने कंबाइन किया हुआ है इफ देन स्टेटमेंट में, और इफ देन स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक में क्या कहते हैं इंटीग्रेशन। नो डाउट इसका अगर हम लोग ट्रूथ वैल्यू भी पता है, इसकी अगर ट्रूथ वैल्यू पता है तो मुझे बताओ इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आनी चाहिए। ट्रू आनी चाहिए कि फॉल्स आनी चाहिए? क्यों ट्रू आनी चाहिए? सर वो एंगल उसके सेम नहीं करेंगे। अरे बेटा ट्रू आएगा, ये है कि पहला जो उसने बोला वो दूसरा बराबर कंफर्टेबल है उसके हिसाब से, तो ट्रू ही आएगी। हमको मैंने क्या बताया था इंटीग्रेशन में फॉल्स का मतलब ट्रूथ वैल्यू फॉल्स कब मिलेगी जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स रहेगा, अदरवाइज तो ट्रू ही मिलना है ना। समझ में आ रहा है क्या? मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर ट्रूथ वैल्यू का आउटपुट क्या मिलने वाला है मुझे, बराबर है। तो ये बोलूंगा द ट्रूथ वैल्यू of the given statement is true, बराबर है। मतलब पूरे स्टेटमेंट का मैंने इंटीग्रेशन का बताया, आउटपुट क्या रहेगा ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिखता था ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल दैट मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180, मान लो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है यहाँ पर फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो हम क्या बोलते थे आउटपुट क्या था उसका फॉल्स। समझ में आया? द सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या लिखा जाएगा P implies Q, P implies Q क्यों आया क्योंकि ये स्टेटमेंट कौन से है इफ देन वाले। समझ में आएगा? लिख लो।